अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डायरेटिक्स की बात करेंगे। अब डायरेटिक्स बेसिकली क्या होते हैं कि दीज आर द सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस डायरेसिस, जो कि बेसिकली आपकी बॉडी में डायरेसिस कराते हैं। अब डायरेसिस क्या होता है? डायरेसिस बेसिकली ये होती है कि जो आपका यूरिन का वॉल्यूम आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जस्ट लाइक मैनी अदर ड्रग्स जो डायरेटिक्स होते हैं उनकी भी अपनी क्लासिफिकेशन है। देर आर थायजाइड डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। अब होता क्या है कि यहाँ पे इन्होंने नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने 5 साइट्स बताई हुई जहाँ पे डिफरेंट तरह के डायरेटिक्स ऐड करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जो ओवरऑल फिजियोलॉजी जो है नेफ्रॉन की, उसमें मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उस पर मैंने अलग से फिजियोलॉजी पे वीडियो बना दी कि हर डिफरेंट सेगमेंट पे कौन से आयंस आपके रीअब्जॉर्ब होते हैं और कौन से आयंस हैं वो आपके सिक्रीट होते हैं। तो उस पर हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बस जो ड्रग्स हैं उनकी मेनली बात करेंगे। इसमें बस जो एक मेन चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में बेसिकली एक साइट होती है ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस की सेक्रेटरी सिस्टम की। बेसिकली अब इस साइट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी एक साइट होगी जहाँ पे जो भी आप डायरेटिक्स देते हैं, जिसमें यूजली मिडिल साइड में होती है जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। इसकी मिडिल साइड पे ये साइड होती है कि वो वहाँ पे जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक एसिड हैं, जिस तरह यूरिक एसिड हो गया, एंटीबायोटिक्स हैं और जो जितने भी जो डायरेटिक ड्रग्स हैं वो उनको ब्लड स्ट्रीम से सेक्रेट करती है ल्यूमेन में। और जो डायरेटिक्स हैं, डायरेटिक्स का बेसिकली काम ये होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम से ही आपके ल्यूमेन में सेक्रेट होते हैं और फिर वो सेक्रेट होके जो उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो फिर आगे जाके जो डिफरेंट जगहें हैं आपके नेफ्रॉन में वहाँ पे जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसमें बस एक चीज़ याद रखनी जो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई कि जो डायरेटिक्स होते हैं दे समटाइम्स दे कम्पीट विद एंडोजीनियस कंपाउंड्स, ताकि वो ल्यूमेन के अंदर एंटर हो सकें। यहाँ पर उन्होंने कहीं पे लिखा हुआ भी है कि जो आपके वो होते हैं डायरेटिक्स होते हैं कि इन द ब्लड स्ट्रीम दे कम्पीट फॉर ट्रांसफर विद एंडोजीनियस ऑर्गेनिक एसिड सच एज यूरिक एसिड, ताकि वो फिर ल्यूमेन में एंटर हो जाएँ। और जब वो ल्यूमेन में एंटर हो जाएंगे फिर वो आगे जाके जहाँ पे भी उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होगा वो फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। ये उन्हें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल पे बताया हुआ है कि वहाँ पे किस तरह के सेल होते हैं, वहाँ पे किस तरह का आयन एक्सचेंज होता है। अगेन दिस इज ऑल फिजियोलॉजी। एंड यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट तरह के अपने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के इन्होंने सेल्स का बताया हुआ और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ चल रहे होते हैं उनका बताया हुआ, जो कि हम फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हमने डायरेटिक्स की बात करनी, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी क्लासिफिकेशन से, जो कि है थायजाइड डायरेटिक्स की। थायजाइड डायरेटिक्स में आपके आ जाते हैं क्लोरोथाइजाइड, क्लोरथैलिडोन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इंडापेमाइड और मेट्रोलेजोन। इसमें याद रखना है कि जो इसमें क्लोरथैलिडोन है, इंडापेमाइड है और मेट्रोलेजोन है। बेसिकली ये एक तरफ से ट्रू थायजाइड डायरेटिक्स थे, क्योंकि जो क्लोरथैलिडोन, इंडापेमाइड और जो मेट्रोलेजोन है इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली ये क्लोरोथाइजाइड और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की तरह नहीं होती, लेकिन जो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और जो इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल इन दोनों हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और क्लोरोथाइजाइड की तरह ही हैं। इसलिए जो ये 3 आपके ड्रग्स हैं, क्लोरथैलिडोन, इंडापेमाइड और मेट्रोलेजोन, इनको भी हम थायजाइड डायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन में ही लेते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि जो थायजाइड डायरेटिक्स होते हैं ये बेसिकली आपके ऐड काम भी करते हैं, ये ऐड करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, इन्होंने दिखाया हुआ भी है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे करते क्या है कि जो थायजाइड हैं ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाके जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि यहाँ पे आपके होते हैं सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स। तो ये इस जो सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है इसको बेसिकली जो को ट्रांसपोर्टर है इसको ये जाके इनहिबिट करता है। जब इसको इनहिबिट करता है तो इसकी वजह होता है कि जो सोडियम है और जो क्लोराइड आयंस हैं इनकी सही से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती तो उसकी वजह से आगे जाके आपके जब ये आगे जाएंगे जैसे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जाके आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, तो ये एक तरफ से हाइपर ऑस्मोलर यूरिन बनाते हैं। इसमें थायजाइड डायरेटिक्स का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखने हैं वो रखने कि जो सबसे ज़्यादा जो हाइपर ऑस्मोलर यूरिन है ना, वो हाइपर ऑस्मोलर यूरिन आपके थायजाइड डायरेटिक्स बनाते हैं। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि ये किस तरह डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाकर ऐड करते हैं डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय इनहिबिटिंग द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। और इसकी एक और बात याद रखनी जो मैंने शुरू में बताई थी कि इनको अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता क्या, इनको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाके क्या कहते हैं वहाँ से इनको एंटर होना था ल्यूमेन में, ताकि फिर ये आगे जब जाएँ तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। इन्होंने यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि थायजाइड मस्ट बी एक्सक्रीटेड इनटू ट्यूबुलर ल्यूमेन एट द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टू बी इफेक्टिव एंड क्या कहते हैं देयरफॉर डिक्रीजिंग। अच्छा हाँ, इनकी एक और ख़ास बात ये है कि इनको अगर हम एनसेट्स के साथ देंगे ना
तो एनसेड्स के साथ देने से जो इनकी एफिकेसी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। वो रिड्यूस क्यों होगी? क्योंकि जो एनसेड्स होते हैं, जिस उन्होंने एग्जांपल दी हुई इंडोमेथिसिन की, और तो इसमें होता क्या है कि जब एनसेड्स के साथ देते हैं, जो इंडोमेथिसिन होती है वो बेसिकली करता है कि एनसेड्स आपकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं उसकी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं उनकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं फ्रॉम साइकिल ऑक्सीजनेस सिस्टम। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जब वो प्रोस्टाग्लैंडिन को, जो रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन है, जब उसको इनहिबिट कर देंगे तो जो रीनल ब्लड फ्लो होगी वो कम हो जाएगी, और जब रीनल ब्लड फ्लो कम होगी तो वी नो कि जब रीनल ब्लड फ्लो कम होगी तो जो आपका थायराइड डायरेटिक है वो फिर सही से अपनी जगह पे, अपने क्या कहते हैं, जब रीनल ब्लड फ्लो ही नहीं आ रही होगी तो वो सही से जो डायरेटिक है वो ब्लड स्ट्रीम में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल तक आ ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी थी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। बाकी इनका इन्होंने एक्शन ये बताए हैं कि कराते क्या है कि ये जो सोडियम और क्लोराइड है इनके एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि दे क्या कहते हैं, प्रोड्यूस अ वेरी हाइपर ऑस्मोलर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इसकी कौन की खास बात यह है कि दे डिक्रीज यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन। तो ये करते क्या है, बेसिकली डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे ये देखा है कि सिर्फ जो एक सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है, आई होप इजीली नजर आ रहा हो, जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है उसको ये इनहिबिट करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे जो कैल्शियम आयंस हैं वो किसी अपना क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू रिअब्सॉर्ब नहीं होते। बेसिकली एक हमने हार्मोन पढ़ा था, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे जाकर ऐड करता है, वो यहाँ पे कैल्शियम की रिअब्सॉर्प्शन कराता है। तो जो कैल्शियम की रिअब्सॉर्प्शन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे, इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन पैराथायरॉयड हार्मोन। इसलिए जो आपके थायराइड डायरेटिक्स हैं वो यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम आयंस की रिअब्सॉर्प्शन नहीं कराते, क्योंकि जो कैल्शियम आयंस उन्होंने पैराथायरॉयड हार्मोन के थ्रू अपना रिअब्सॉर्ब होना होता है और वो वहाँ पे हो जाते हैं। उसके अलावा जो इनकी क्रॉनिकली लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा गया वो ये देखा गया कि दे रिड्यूस पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं हार्ट फेलियर की थेरेपी में हम इसको दे सकते हैं कि दे रिड्यूस पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसकी और ये कराते कैसे हैं पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को, हार्ट फेलियर करें उसको हम एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे इसलिए दे सकते हैं कि ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को रिड्यूस कैसे कराते हैं, ये जो आर्टीरियल स्मूथ मसल्स होते हैं इनकी रिलैक्सेशन कराते हैं। तो अब हम इनका आगे आकर थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं। जिस तरह मैंने अभी कहा कि ये आर्टेरियल स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन कराते हैं, तो जो इनकी एक तो है कि ये एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे दिए जाते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, और इसलिए भी ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि दे आर इनएक्सपेंसिव, दे आर कन्वीनियंट टू एडमिनिस्टर एंड दे आर वेल टॉलरेटेड। एंड यूजली क्लोरथेलिडोन दिया जाता है क्योंकि जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, अराउंड 50 to 60 आवर्स होती है। उसके अलावा ये हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में भी क्या कहते हैं लूप डायरेटिस के साथ दिए जाते हैं। लूप डायरेटिस हम अब आगे पढ़ेंगे होते क्या हैं। यूजली लूप डायरेटिस हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स जिनमें आपका जो लूप डायरेटिस के खिलाफ टॉलरेटेड हो या रेजिस्टेंट हो, तो उन पेशेंट्स में हम जो थायराइड डायरेटिस हैं वो दे सकते हैं, जिसमें हम मेट्रोलाजोन देते हैं, जो कि अपना हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। हाइपर कैल्शियूरिया भी मैंने पीछे पढ़ा कि ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को डिक्रीज कराते हैं। तो जो हाइपर कैल्शियूरिया है, या जब कैल्शियम आपके यूरिन से ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा हो, उसको ट्रीट करने के लिए भी ये दिया जाता है कि देर यूजफुल ट्रीटिंग इडियोपैथिक हाइपर कैल्शियूरिया एंड कैल्शियम ऑक्सिलेटरी स्टोन्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। और ये जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है उसको भी ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइपर ऑस्मोलर यूरिन क्या कहते हैं प्रोड्यूस कर होते हैं। हाइपर ऑस्मोलर यूरिन प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जो वाटर है उसकी ज़्यादा रिअब्जॉर्प्शन होती है, उसकी डायलिसिस के थ्रू ज़्यादा एक्सक्रीशन नहीं होती, और इसमें देखा गया कि इसमें ADH भी बड़ा होता है जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए थायराइड डायरेटिक्स दिए जाते हैं। अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एक तो जो सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट है जो कि काफ़ी डायरेटिक्स के साथ होता है वो है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया क्यों होता है? हाइपोकैलीमिया इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या, जो सोडियम आयंस हैं वो फिर यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे क्योंकि यहाँ से रीअब्जॉर्ब होनी, जब ये ल्यूमेन में यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे तो ये पहुंचेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या होते हैं, आपके होते हैं प्रिंसिपल सेल्स, और प्रिंसिपल सेल्स में क्या होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स में यहाँ पे होते हैं सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर। तो जब ल्यूमेन में ज़्यादा सोडियम आयंस आ रहे होंगे तो होगा क्या कि वो यहाँ से फिर आपको एक्सचेंज हो जाएंगे पोटेशियम के साथ, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस आपके लॉस हो जाएंगे। तो इनका जो एक एडवर्स इफेक्ट है वो ये देखा गया है कि दे कॉज हाइपोकैलीमिया। उसके अलावा दे कॉज हाइपोमैग्नीसीमिया, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम आयंस की, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये हाइपर ऑस्मोलर यूरिन बनाते हैं तो ज़्यादा आयंस एक्सक्रीटेड हो रहे होते हैं, तो ये देखा गया कि मैग्नीशियम आयंस भी एक्सक्रीटेड हो जाते हैं और इट कॉजेज हाइपोमैग्नीसीमिया। उसके अलावा इट कॉजेज हाइपोनेट्रीमिया, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने देखा कि सोडियम की उस कैनल्स को वो इनहिबिट करें तो सोडियम रिअब्सॉर्ब होगा नहीं, और साथ ही कि जब ADH बढ़ा हुआ होगा तो उसके साथ वाटर की रिअब्सॉर्प्शन हो जाएगी, लेकिन सोडियम की रिअब्सॉर्प्शन नहीं होती, एंड दे ऑल्सो इंक्रीज थर्स्ट।
एक और जो इनका साइड इफेक्ट है वो है हाइपर यूरिसीमिया। मैंने अभी कहा कि जो थायराइड डायरेटिक्स हैं, सिंस दे हैव टू कम्पीट विद सर्टेन एंडोजीनियस कंपाउंड्स लाइक यूरिक एसिड टू एंटर द ल्यूमेन एट द साइट ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूल ट्यूब्यूल, इसलिए वो पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हो, वहाँ पे जब ये थायराइड डायरेटिक्स यूरिक एसिड के साथ फर्दर कम्पीट करेंगे तो देर इज अ चांस कि वो यूरिक एसिड को इंक्रीज कर दें ब्लड स्ट्रीम में, जिससे वो हाइपर यूरिसीमिया कॉज करा दें, जिसकी वजह से देर इज अ चांस कि इन पेशेंट्स में गाउट के अटैक्स आ जाएं। उसके अलावा कॉजेज हाइपोवोलीमिया, ये भी एक ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डायलिसिस करा रहे हैं, ब्लड की वॉल्यूम कम कर रहे हैं, उसकी वजह से हाइपोवोलीमिया और हाइपोवोलीमिया की वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या लाइट हेडेडनेस हो सकती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बेसिकली जब आप क्या कहते हैं लेटे हुए हों या बैठे हों, फिर आप एकदम से खड़े हों, वो जो आपको चक्कर आते हैं उस फिनोमेना को हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। दे कॉजेज हाइपरकैल्शियमिया, ये भी एक कहते हैं ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जब ये कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है उसको कम करें, सो देर इज अ चांस कि जो आपकी बॉडी है, आपके जो ब्लड लेवल्स है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आइंस बढ़ जाएं, जिसकी वजह से हाइपरकैल्शियमिया हो सकता है। और उसके अलावा दे कॉजेज माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली ये देखा गया कि जब हाइपोकैलीमिया होगा तो हाइपोकैलीमिया की वजह से जो इंसुलिन है उसकी रिलीज कम हो जाएगी, और जब इंसुलिन की रिलीज कम होगी तो वी नो कि जो इंसुलिन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये थे थायराइड डायरेटिक्स। अब हम आते हैं लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स में आपके हैं ब्यूमेटाइनाइड, फ्यूरोजामाइड, एथाक्रेनिक एसिड और टॉर्सिमाइड। इसमें जो ज़्यादातर आजकल यूज़ हो रहा है वो फ्यूरोजामाइड हो रहा है, लेकिन फ्यूरोजामाइड के साथ साथ अब जो क्या कहते हैं फ्यूरोजामाइड का जो ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है एथाक्रेनिक एसिड और ब्यूमेटाइनाइड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि देखा गया कि इन दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू फ्यूरोजामाइड। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, थायराइड डायरेटिक्स क्या होते हैं, थायराइड डायरेटिक्स सबसे ज़्यादा हाइपर ऑस्मोलर यूरिन बना रहे थे। लूप डायरेटिक्स क्या है, लूप डायरेटिक्स हमें याद रखना है कि लूप डायरेटिक्स आपका सबसे ज़्यादा जो सबसे मैक्सिमम डायरेटिक्स कराते हैं वो लूप डायरेटिक्स कराते हैं। क्यों? लूप डायरेटिक्स बेसिकली ऐड करते हैं आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब वी नो के एक काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म पढ़ा था हमने कि यहाँ से जितने भी आयंस थे वो इधर को आपका मेडुला में आते थे, और जब आयंस यहाँ पे आते थे तो जो वाटर था वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती थी, और जो एक आपका लूप ऑफ हेनले था उसमें भी एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती थी कि डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ से आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहे थे। बेसिकली होता क्या कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे हमने एक चैनल पढ़े थे जिनका नाम था सोडियम 2 क्लोराइड पोटेशियम 4 ट्रांसपोर्टर। बेसिकली यहाँ पे जाकर ये ऐड करते हैं जो लूप डायरेटिक्स होते हैं, फ्यूरोजामाइड, एथाक्रेनिक एसिड और वो ब्यूमेटाइनाइड, वहाँ पे जाकर ऐड करती है, इन चैनल्स को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन आयंस की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती रीनल मेडुला में। और इसकी वजह से होता क्या है कि अब सिंस इन आयंस की मेडुला में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही तो ये आयंस यहाँ पे इंक्रीज रहेंगे, और जब ये आयंस यहाँ पे इंक्रीज हैं तो जो वाटर है वो भी फिर यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि जब यहाँ से आयंस ही रीअब्जॉर्ब नहीं होता फिर मेडुला की कॉन्सेंट्रेशन जो ऑस्मोलैरिटी वो बढ़ती नहीं, जिसकी वजह से फिर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता और वाटर भी इनके साथ साथ चला जाता है, एंड ऑल्सो कॉजेज डायरेसिस। और इसके अलावा ये टेबल भी ये देख सकते हैं कि जो लूप डायरेटिक्स हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो डायरेसिस करा रहे हैं वो लूप डायरेटिक्स ही आपके कराते हैं। तो ये चीज़ हमको क्या कहते हैं याद रखनी है कि ग्रेटेस्ट डायरेटिक इफेक्ट जो है वो इन्हीं का है। एक्शन इनके हैं कि दे कॉजेज डायरेसिस। उसके अलावा जो देखा गया है कि दे इंक्रीज यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये क्योंकि बेसिकली ये जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। दूसरा ये देखा गया है कि ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन तो बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो हाइपोकैल्शियम है इसको क्या कहते हैं इसको कॉज नहीं करते। इसको कॉज इसलिए नहीं करते क्योंकि बेसिकली नॉर्मल पेशेंट में होता क्या है कि नो डाउट यहाँ से ज़्यादा कैल्शियम तो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो अब कैल्शियम और सारे आयंस यहाँ से आगे आएंगे, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कॉन्वोल्यूल ट्यूब्यूल वाली साइट आएगी तो वहाँ पे जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो यहाँ से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर देगा। सो इसलिए इन पेशेंट्स में हाइपोकैल्शियमिया कॉज नहीं होती, लेकिन ये कैल्शियम की क्या कहते हैं एक हद तक क्या कहते हैं एक्सक्रीशन ज़्यादा बढ़ाते हैं। उसके अलावा जो एक और एक्शन का देखेंगे वो ये कि ये वीनो डायलेशन कॉज कराते हैं। वीनो डायलेशन क्या है, बेसिकली वेन्स को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हार्ट पे एक क्या कहते हैं वो फीलिंग जो एक हार्ट की फीलिंग होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब वो आराम से फिर होती है कि इट रिड्यूसेस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग प्रेशर वाया इनहेंस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के थ्रू। तो ये चीज़ की याद रखनी थी। थेराप्यूटिक यूज़ किया कि ये बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन पे दिए जा सकते हैं, क्योंकि जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और जो इनके एक्शंस हैं वो यूजुअली रैपिडली आते हैं। तो ये एडिमा को ट्रीट करने के लिए वेदर इट बी पल्मोनरी एडिमा और वेदर इट बी एक्यूट या क्रॉनिक पेरिफेरल एडिमा ड्यू टू हार्ट फेलियर या ड्यू टू रीनल इम्पेयरमेंट, उनको ट्रीट करने के लिए ये इमरजेंसी सिचुएशन में दिए जा सकते हैं। उसके अलावा हाइपर कैल्शियमिया को ट्रीट करने के लिए दिए जा सकते हैं। उसके अलावा ये हाइपर कैलीमिया को भी ट्रीट करने के लिए दिए जा सकते हैं।
अब इनके जो वो हैं इफेक्ट्स हैं, एक तरफ से जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि सिंस अगेन मैंने कहा सबसे ज़्यादा डायलिसिस यही कराते हैं, सो देयर इज अ चांस कि ये एक्यूट हाइपोवोलीमिया करा दें, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम जब लॉस्ट होगी तो उसकी वजह से एक्यूट हाइपोवोलीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से आपको फिर जो हाइपोवोलीमिक शॉक होते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं कि दे माइट बी हाइपोटेंशन, शॉक एंड कार्डियक अरिथमियास। अगेन ये वाले भी मैंने कहा था जिस तरह सारे आपके वो होते हैं डायरेटिक्स, ये वाले डायरेटिक्स भी हाइपोकलीमिया कराते हैं। हाइपोकलीमिया इसीलिए कराएंगे क्योंकि वही वाली बात हुई कि सोडियम जब यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा सो देयर इज अ चांस कि सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाए और जो पोटेशियम है वो फर्दर प्रिंसिपल सेल्स से क्या कहते हैं एक्सचेंज होकर एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो हाइपोकलीमिया कराते हैं। अगेन हाइपोमैग्नीसीमिया कराते हैं। एक जो इनमें क्या कहते हैं देखा गया जो साइड इफेक्ट इनमें ज़्यादातर देखा गया जो कि एथेक्रेनिक एसिड ज़्यादा कराता है वो है कि ये रिवर्सिबल या परमानेंट हेयरिंग लॉस करा सकते हैं, ये ऑटोटॉक्सिसिटी करा सकते हैं, और जो कि एथेक्रेनिक एसिड के साथ ज़्यादातर देखा गया है। और साथ ही ये सिर्फ हेयरिंग लॉस नहीं, हेयरिंग के साथ साथ जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसके भी क्या कहते हैं सिस्टम में जाके जो उस सिस्टम से रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी कॉज करा सकते हैं, जिस तरह ये वर्टिगो कॉज कराते हैं। और साथ में अगेन ये हाइपरयूरिसीमिया कराते हैं, इसमें भी वही इसकी रीजनिंग है जो थायराइड डायरेटिक्स में थी, क्योंकि इनको भी कम्पीट करना होता है एंडोजीनियस कंपाउंड जिस तरह यूरिक एसिड वहाँ पे कम्पीट करना होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे, ताकि ये ल्यूमन में जाके एंटर हो सकें, तो इसलिए ये भी हाइपरयूरिसीमिया करा सकते हैं। अब हमने जो 2 ड्रग्स पढ़े वो हमने उनमें मेन साइड इफेक्ट ये पढ़ा कि हाइपोकैलीमिया हो रहा था। अब हाइपोकैलीमिया को ट्रीट करने के लिए हमने एक और डायरेटिक्स बनाए जिनको हम कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। इनके नाम में ये क्या कराते हैं, ये पोटेशियम को स्पेयर कराते हैं ताकि पोटेशियम आपकी बॉडी में एक्सक्रीट ना हो। और पोटेशियम ने देखा था कहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहा था, वो हो रहा था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। हमने देखा था कि यहाँ पे जो सोडियम है और जो पोटेशियम का एक्सचेंजर है यहाँ पे वो बेसिकली इधर से मेन हाइपोकैलीमिया हो रहा था। तो जो आपके पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एल्डोस्टेरोन एंटेगनिस्ट और एक होते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। और वो दोनों ऐड कहाँ करते हैं, वो दोनों ऐड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे ही करते हैं, एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स और एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, क्योंकि यहीं पे मेन हाइपोकैलीमिया के क्या कहते हैं यहीं से ही मेन हाइपोकैलीमिया हो रहा था। तो जो ये वाले हैं ये 2 तरह के होते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट और क्या कहते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। जो एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट हैं उसमें आते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एपिलेरोनॉन। स्पाइरोनोलैक्टोन और एपिलेरोनॉन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बेसिकली कराते हैं सिंस दे आर स्टेरॉयडल इन नेचर, ये जो बेसिकली एक ट्रांसलोकेशन का स्टेप होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। उसको इनहिबिट करने की वजह से होता क्या है, जो ये वाला चैनल है ना, अगेन मुझे नहीं पता कि उसमें वीडियो में सही से नज़र आ रहा है क्लियरली, लेकिन जो ये वाला चैनल है ये बेसिकली इसकी सिंथेसिस ही नहीं कराते, इस चैनल की प्रोडक्शन ही नहीं कराते, जिसकी वजह से होता है कि जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होता और जो सोडियम है उसकी रिअब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो ये इनका मेन काम है कि सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन को कम कर रहे होते हैं और पोटेशियम की एक्सक्रीशन को कम कर रहे होते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। और इनका मेन एक्शन जो एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट में स्पाइरोनोलैक्टोन एपिलेरोनॉन का मेन फंक्शन यही है कि they basically prevent translocation of receptor complex into nucleus of target cell and ultimately resulting in lack of intracellular proteins that stimulate the sodium potassium exchanger site at the collecting tubules। यानी कि वो प्रोटीन्स की प्रोडक्शन नहीं कराते, जिसकी वजह से जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज साइट्स होती हैं, जो चैनल्स होते हैं, इनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। इनका यही एक्शन है। उनके थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, ये एडिमा को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, वो एडिमा जो कि विच इज बेसिकली एसोसिएटेड विद सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म सच एज हेपेटिक सिरोसिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और ये जो जिन पेशेंट्स को हेपेटिक सिरोसिस है उन पेशेंट में एसाइटिस के चांसेस होते हैं, तो एसाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी दिए जाते हैं। अगेन मेन चीज़ इसलिए बनाए गए थे हाइपोकैलीमिया को ही ट्रीट करने के लिए बताए गए थे, तो हाइपोकैलीमिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। स्पेशली अगर हम थायराइड या लूप डायरेटिक्स यूज़ करें तो उसका हमने एक साइड इफेक्ट पड़ा था हाइपोकैलीमिया था, तो उनके साथ ही दिए जाते हैं ताकि थायराइड डायरेटिक्स और लूप डायरेटिक्स के यूज़ करने से हाइपोकैलीमिया ना हो। तो इसलिए उनके साथ हम पोटेशियम, ये जो क्या कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होते हैं वो हम उनके साथ देते हैं ताकि ज़्यादा पोटेशियम की एक्सक्रीशन ना हो। उसके अलावा हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। ये अगेन जो हार्ट फेलियर वाले चीज़ है, ये हम हार्ट फेलियर की जब ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है कि जो ये करते क्या है कि जब ये लोअर डोजेस में हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये जो मायोकार्डियल रिमॉडलिंग है उसको प्रिवेंट कराते हैं। जब मायोकार्डियल रिमॉडलिंग नहीं होती तो उससे जो हार्ट फेलियर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। और एक कंडीशन होती है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, ये भी जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी दी जाते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब हम
3 डिफरेंट तरह के या 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं। जिस तरह हमने अभी डायरेटिक्स की भी क्लासिफिकेशन पढ़ी कि 5 तरह की क्लासिफिकेशन है, लूप डायरेटिक्स, थायराइड डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पिरिन डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। उसी तरह जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें भी डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन है। तो जो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होती है ना, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बेसिकली वो कंडीशन होती है कि जब हम 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स को यूज़ करें हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन फिर भी हाइपरटेंशन ट्रीट ना हो पाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की। इट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ 3 और मोर मेडिकेशंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस विदाउट रीचिंग द ब्लड प्रेशर गोल। तो कि विदाउट रीचिंग द ब्लड प्रेशर गोल, कि जो ब्लड प्रेशर गोल हमने मेंटेन करना था वो हम कर नहीं पाए 3 तरह की मेडिकेशन यूज़ करने की वजह से उसको, तो उस कंडीशन को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। ये मैं उस वीडियो में ज़्यादा और क्लियरली बता दूंगा। तो उसको भी ट्रीटमेंट के लिए हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स दे सकते हैं। और उसके अलावा फीमेल में जो कंडीशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसको भी ट्रीट करने के लिए स्पाइरोनोलैक्टोन दिया जाता है। इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स यही है कि सिंस ये हाइपोकैलीमिया को ट्रीट करें सो देर इज अ चांस कि ये ज़्यादा ट्रीट कर दें जिसकी वजह से हाइपरकैलीमिया हो सकता है। और एक क्योंकि जो ये स्टीरॉयडल इन नेचर है, तो जो अकॉर्डिंग टू देयर स्टीरॉयडल नेचर जो दोनों मेल्स और फीमेल्स में जो देखा गया, फीमेल्स में ये कहते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ करा सकते हैं और मेल्स में ये गायनेकोमेस्टिया करा सकते हैं। और स्पेशली ये देखा गया कि स्पाइरोनोलैक्टोन जो मेन ड्रग है जो इस तरह की आपकी सेक्सुअल डिस्फंक्शंस कराते हैं, मेल्स में गायनेकोमेस्टिया और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। तो ये थे एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट। दूसरी क्लास आपकी आती है एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्या है कि बेसिकली जो एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट थे उसमें हमने देखा था कि ये वाले चैनल्स ही नहीं बन रहे थे। एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि इसमें ये वाले चैनल्स तो होते हैं लेकिन वो इनको जाके ब्लॉक कर देते हैं। इनको ब्लॉक करने की वजह से भी वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं हो पाती और सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। उसमें आपके पास 2 आते हैं, वो 2 कौन सा आते हैं? ट्राईएम्ट्रीन और एमिलोराइड, यही 2 हैं। और ये 2 आपको याद रखने होंगे कि दे रिजल्ट इन डिक्रीज सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज बिकॉज दे ब्लॉक एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। अब आते हैं हम आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में, जिसमें एक ही ड्रग है जो कि है एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड क्या कराते हैं? बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमें पता है एक एंजाइम है, उसका फंक्शन क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब वो रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब ओवर दे रिवर्सिवली फॉर्म कार्बोनिक एसिड और हमें पता है कि कार्बोनिक एसिड आगे जाके हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। अब आपके जो ये वाला ड्रग एसीटाजोलामाइड, ये बेसिकली जिस स्टेप में वाटर ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना होता है वो बनाने के लिए क्या कहते हैं कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए, वो उस स्टेप को जाके इनहिबिट कर देता है। उसकी वजह से होता क्या है कि आपका कार्बोनिक एसिड बन नहीं पाता। अब आपकी बॉडी में गैस क्लियर हो जाए, हाँ, अब आपकी बॉडी में जो आपकी स्पेशली एक तो ये इसका थेरेप्यूटिक यूज है कि डायलिसिस को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। डायलिसिस को ये कहाँ पे ट्रीट करते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल वाली साइड पे, यहाँ पे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे ये देखा गया कि अगर हमको फिजियोलॉजी याद हो इसमें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी फिगर नहीं बनी हुई, लेकिन हमने पढ़ा था कि इनकी ल्यूमेन की जो अपाइकल साइट होती, ये जो सेल्स हैं इनकी अपाइकल मेम्ब्रेन पे, ये तो बेसोलेटरल थी, अपाइकल मेम्ब्रेन पे भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। अब जब साइटोप्लाज्म में इनहिबिट करेंगे तो उससे होगा क्या? उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बनेगा नहीं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस बनेगी नहीं। इसकी वजह से होगा क्या? यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है वो फिर एक्सचेंज कर नहीं पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जब बन ही नहीं रहे होंगे तो जो सोडियम आयंस हैं वो भी आपके रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह से जो सोडियम आयंस हैं वो फिर आगे को चले जाएंगे एंड इट विल कॉज डायरेसिस। उसके अलावा ये देखा गया है कि जो एपाइकली जो होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ये जो बाइकार्बोनेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से होगा कि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें ये देखा जाता है कि इसमें आपको एक मेटाबॉलिक आई बिलीव मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन इसमें प्रेजेंट हो जाती है। कि इसमें लिखा हुआ भी था कि डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सचेंज सोडियम एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रिजल्ट इन माइल्ड डायरेसिस एंड एडिशनली बाइकार्बोनेट इज रिटेन्ड इन ल्यूमेन with marked elevation in urinary pH and the loss of bicarbonate causes hyperchloremic metabolic acidosis, कि वो बाइकार्बोनेट भी लॉस हो जाता है। थेरेप्यूटिक यूज इनका ये कि माइल्ड डायरेसिस कराते हैं। दूसरा ये देखा गया है कि ये एल्टीट्यूड सिकनेस और ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। ग्लोकोमा में ये देखा गया कि ये जो आपकी जो सिलियरी बॉडी है आई पे, वहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे भी ये ऐड करते हैं उस एंजाइम पे। उसकी वजह से होता है कि जो क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लोकोमा उसको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। और साथ ही एल्टीट्यूड सिकनेस, वो जो क्या कहते हैं जब आप
पहाड़ों पे चले जाएं, पहाड़ों पे जाके वो जो आपको एक मोशन सिकनेस सी है, चक्कर से जो वॉमिटिंग से जो फीलिंग आती है उसको एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं, उसकी भी प्रोफाइलैक्टिकली ट्रीट करने के लिए, उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दी जाते हैं कि दे प्रिवेंट वीकनेस, ब्रीथलेसनेस, डिजीनेस, नोजिया एंड सेरिब्रल एज वेल एज पल्मोनरी एडिमा। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? एडवर्स इफेक्ट्स इनके हैं कि दे कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पोटेशियम डिप्लीशन, रीनल स्टोर फॉर्मेशन, ड्राउजीनेस एंड पैरेस्थीसिया। और ये देखा गया कि दीज ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद हेपेटिक सिरोसिस बिकॉज इट कुड लीड टू डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आइंस। फिर लास्ट आपकी क्लास है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स की। अब ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्या होता है? ऑस्मोटिक डायरेटिक्स बेसिकली वो वाले डायरेटिक्स हैं जो कि अभी हमने जितने भी डायरेटिक्स पढ़े हमने देखा था कि ज़्यादातर आयंस की वो एक्सक्रीशन कराते हैं। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में होता है कि एक स्पेसिफिक एक ही आपका आता है मैनेटॉल, ये आपकी वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन कराते हैं और ये ब्लड वॉल्यूम की आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है उसको काफ़ी कम कर देते हैं कि दे प्रिवेंट फर्दर वाटर एब्जॉर्प्शन एट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड एट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और हमने देखा था कि जो फिजियोलॉजी अगर हमें पता हो कि जो वाटर की जो जितनी भी होती है एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादातर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ही होती है और कुछ हद तक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे होती है। तो इसलिए यहीं पे ये ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स यहीं पर ऐड करते हैं और वहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं जिसकी वजह से वाटर को फिर ज़्यादा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और जब वाटर एक्सक्रीट आउट होता है तो देयर इज अ चांस कि कभी कभार, क्योंकि जब वाटर आपका एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो एडिशनल अपना ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए एडिशनल सोडियम आयंस भी एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो ये काम था ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का। इनकी जो वो है कि देयर यूज्ड टू मेंटेन यूरिन फ्लो फॉलोइंग एक्यूट टॉक्सिक इंजेक्शन सब्सटेंसेस केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्यूट, ये इसको बस एक रीड दे दीजिएगा कि देयर, हाँ इसकी जो ट्रीटमेंट है इसको बेसिकली जो थेराप्यूटिक यूज है वो यही कि देयर डायरेटिक्स देयर मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। और इनके एडवर्स इफेक्ट यही क्योंकि ये वाटर की डिप्लीशन करा रहे हैं तो उससे आपको डिहाइड्रेशन होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की एक्सपेंशन होगी। वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की एक्सपेंशन इसलिए होगी क्योंकि जब वाटर आपका रिएब्सॉर्ब नहीं हो रहा, वाटर एक्सक्रीट हो रहा है, तो जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है वहाँ से फिर वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आएगा जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की एक्सपेंशन होगी। तो ये दो इसके साइड इफेक्ट्स थे। इसमें बस जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो थे थायजाइड डायरेटिक्स एंड योर लूप डायरेटिक्स, थायजाइड डायरेटिक्स, ये हम अभी आगे काफ़ी वीडियोस में भी पढ़ेंगे। हम अभी एंटी हाइपरटेंसिस में भी पढ़ेंगे और हम हार्ट फेलियर की वीडियोस में भी पढ़ेंगे। तो आई होप ये वाली वीडियो ईजिली समझ में आ गई हो एंड थैंक यू।